अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल समाप्त हो गया। डेफिनिट इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन तो फिक्स है, रखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम इंट्रोडक्शन, मतलब कहने का मतलब एकदम बेसिक कंसेप्ट को डेफिनिट इंटीग्रल में लेके चलेंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है, और एक दो क्लास के बाद इसका जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल है उसके प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे। उससे तो धमाका ही होने वाला है। मतलब ऐसा आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स उसमें हम बताएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम डेफिनिट इंटीग्रल का बनना ही बनना है। बट विदाउट प्रॉपर्टीज यूज किए हुए भी कुछ एक्सरसाइज हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी डेफिनिट इंटीग्रल में भी जो प्रॉब्लम सोल्व होगा वो आप इंडेफिनिट में जैसे बनाते हैं, जैसे जो तरीका हमने आपको सोल्व करने का मेथड, डिफरेंट इंटीग्रल के फॉर्म को जो मेथड बताया डिफरेंट, उसी तरह से इसमें भी यूज करना है। ठीक है, और इसमें एक लिमिट लगा दिया जाता है। जैसे इंडेफिनिट में क्या है, अथाह, अनलिमिटेड, कहीं तक जा सकता है। इसमें एक लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसलिए इसका वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, यूनिक वैल्यू होता है। डेफिनिट इंटीग्रल का यूनिक वैल्यू होगा। ठीक है, इसलिए इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिए, इंडेफिनिट में प्लस सी लगाना भूलेंगे नहीं, और डेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी लगाने की भूल करेंगे नहीं। क्लियर? डेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी जो ऐड करते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये डेफिनिट का फिक्स वैल्यू होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है और क्या कैसे डिफाइंड है, इसको पहले लिखते हैं और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए डेफिनिट इंटीग्रल, लेट f of x is a continuous function on the closed interval a comma b, and capital F of x is antiderivative of f of x, that is integral of इतना is f of x, या डेरिवेटिव ऑफ इसका इंटीग्रल ये है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, f of x। f(x) is continuous function on the interval, closed interval a comma b, and f of x is antiderivative of f of x, that is antiderivative को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। then the definite integral of f of x from a to b is denoted by and defined as, ये कैसे डिफाइंड है, ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज, इसका इंटीग्रल हम लोग मान चुके हैं, एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स कैपिटल में, और ये होगा ए से ये इज इक्वल टू
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ये तो ये डिफाइंड ऐसे है, इस तरह से इसको ध्यान रखिए। ये एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, ऐसे समझने के लिए कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा, जो जैसा फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रल जो आएगा वो वैल्यू है, और बी से ए लिमिट है। ए को लोअर लिमिट, बी को अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। हियर ए इज लोअर लिमिट, बी इज कॉल्ड अपर लिमिट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग लिखेंगे उस साइड, ठीक है। चलिए नोट्स को लिखते हैं, नोट्स में कुछ पॉइंट्स है उसको लिखा जाए। फर्स्ट, a to b f of x dx. This is read as definite integral of f of x from a to b. दूसरा पॉइंट जो है ध्यान रखने वाला, a to b f of x dx can be evaluated even if f of x is not defined at a या b या both a and b। मतलब इसका इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, भले ही फंक्शन f ऑफ x जो भी हो a पे डिफाइंड हो या न हो, b पे डिफाइंड हो या न हो। अगर नहीं भी डिफाइंड है a और b पे, दोनों पे या किसी एक पे, तो भी आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, a to b f of x dx can be evaluated even if fx is not defined या discontinuous at finite points in close interval a, b। अगर डिसकंटिन्यूअस भी होगा ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर में भी, बहुत सारा पॉइंट पे भी, फाइनाइट पॉइंट्स पे, तो भी आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये आपको समझ में आया, और आपको याद रखना होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल का जो भी रूल बताए थे, मेथड बताए थे, वो सब यूज होगा। क्लियर? जब तक हम लोग प्रॉपर्टीज लगा के बनाना ना शुरू कर दें, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल से प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाता है, और उसका पैटर्न थोड़ा दूसरे टाइप का भी होता है, ठीक है। तो अभी इतना कॉपी कीजिए, इसके आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रल में भी जो प्रॉब्लम सोल्व करने का जो मेथड है, जो इनडेफिनिट पे हम लोग यूज किए थे, वही इस पे भी मेथड होगा। तो इसमें ये लिखना है कि टाइप्स ऑफ मेथड, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशंस पढ़ चुके हैं, बाय पार्ट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रल वैसे ही सोल्व होगा जैसे इनडेफिनिट में पढ़े थे।
जब हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करना शुरू करेंगे तो उसका थोड़ा सा बनाने का आइडिया मेथड चेंज होगा। ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम को सीखते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट से, जो इंटीग्रेशन को पहली बार भी देख रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे प्रॉब्लम बनाते हैं, इवैल्यूएट 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। सॉल्यूशन देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, क्योंकि cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल तो होगा नहीं, तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करना बेईमानी होगा, बिकॉज ऑलरेडी सबको हम पढ़ा दिए हैं और आपको याद भी होगा। बच्चा बच्चा इसको जानता है कि इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, cos स्क्वायर x को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 to π/2 दिए हुए हैं। cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जो यूज होता है वो यूज करना है। ठीक है, लीनियर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2x/2 dx। क्लियर। और I इज कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 0 to π/2 1 प्लस cos x dx। ये इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/2। अब इसका इंटीग्रल हम लोग निकाल देते हैं। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, और cos x का इंटीग्रल प्लस sin x। क्लियर। π/2 0 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और 1/2, और ये क्या है, ये सब में होगा, तो इसलिए एक ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट दीजिए। अब π/2 रखिए इसमें, तो x के जगह π/2, ये x का वैल्यू बताएगा। 0, x बराबर 0 एक बार x बराबर π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट दीजिए, तो π/2 प्लस साइन π/2, ये ऐसे ब्रैकेट अपर लिमिट का इतना आ गया, माइनस फिर 0 पुट करो, 0 प्लस साइन 0 होगा। हम अभी पूरा एकदम एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से I इज इक्वल टू 1/2 और π/2, और साइन π/2 का वैल्यू 1, तो प्लस 1, और इधर 0 और साइन 0 भी 0 होता है, तो इधर 0 हो गया, तो इसको क्या आप लिखोगे, है ना, ये ऐसे हो गया। क्लियर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो π/4 यहाँ 2, π + 2/4, ये आंसर हो गया। तो ये यूनिक वैल्यू आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा वो यूनिक आएगा, है ना। इसमें कोई सी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सी इसलिए नहीं ऐड करेंगे कि अगर सी ऐड करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो प्लस सी, और इसमें माइनस करते हैं तो माइनस सी कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो इसलिए नहीं करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट x³ dx 2, 3, ये तो सॉल्यूशन I इज इक्वल टू 2, 3 x³ dx। I इज, अब इसका x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 3 है तो यहाँ 4/4 और 3 से 2 तक। आप क्या करेंगे कि I और 3 का वैल्यू रखो, ये x का वैल्यू 3 रखो, तो 3 का पावर 4, और ये 4 पहले से था, माइनस 2 रखो, तो 2 का पावर 4/4। क्लियर। और I इज, ये 3 का पावर 4, तो कितना होगा 81
बाई माइनस 4 तो नीचे होगा और 2 का पावर 4 16, ये कितना आ गया 5 और 8 7 6 बाई 4। तो ये आपका 65/4 आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, 0 to π/4 cos x माइनस sin x मॉडुलस dx। ये इसको सोल्व, ये सब प्रॉपर्टीज से भी बनेगा, बट अभी हम लोग प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेंगे। अभी डेफिनेट इंटीग्रल जैसे सोल्व किए थे उसी में सिर्फ अब लिमिट लगा के इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। इसमें भी क्या था, एक्स क्यू का जैसे डेफिनेट में इनडेफिनिट में इंटीग्रल निकालते हो वैसे निकाले और 3 to अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख के इसको कैलकुलेट कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन। अब देखना ये है कि 0 से π/4 में अगर हम x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ है, 0 से π/4 dx है ना जी, तो x वेरी कर रहा है 0 से π/4। तो 0 से π/4 में cos x का वैल्यू बड़ा होता है sin x से। ठीक है, इन 0 to π/4 ये 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानकारी भी होगी। तो देयरफॉर cos x इसको लेके आएंगे sin x इज ग्रेटर देन 0। तो मॉड से ये निकलेगा, जब पॉजिटिव है तो सिंपली cos x माइनस sin x लिखाएगा। तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया, cos x माइनस sin x मॉड से बाहर निकला तो सिर्फ cos x माइनस sin x लिखाएगा। ऐसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 to π/4। ये क्लियर। अब इसका इंटीग्रल निकालना है तो I इज इक्वल टू, अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग जान ही रहे हैं, cos x का इंटीग्रल sin x और sin का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x 5/4 और ये 0। अलग अलग करके इंटीग्रल डायरेक्ट लिख दिए, जो इजी है उसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, है ना। और I इज इक्वल टू अपर लिमिट π/4 दोनों में पुट करो, तो sin π/4 प्लस cos π/4 ये अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया, माइनस एक ब्रैकेट sin 0 x के जगह और प्लस cos 0 ये ऐसे करके। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो sin π/4 और cos π/4 दोनों का वैल्यू सेम होगा, है ना, 1/√2, तो 2/√2 ये माइनस ये 0 हो गया और ये 1 हो गया 1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √2 ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कर देंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर में √2 - 1, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग इनडेफिनिट में जैसे सोल्व करते थे प्रॉब्लम को इंटीग्रल में, वैसे ही सोल्व करना है और वैल्यू पुट करना है। इतना कॉपी कीजिए, कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवैल्यूएट π/4 अपॉन π/2 cos 2x log sin x dx। सॉल्यूशन देखो बच्चों, इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ देखिए कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये आइलेट वाला प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग आइलेट के द्वारा इनडेफिनिट में जैसे प्रॉब्लम को बनाए हैं वैसे बना लेंगे और लास्ट में इसको इवेलुएट कर लेंगे डेफिनिट इंटीग्रल को। तो सबसे पहले लेट
I इज इक्वल टू, इसको इवेलुएट करते हैं और ये आपको बता दिए थे कि कैसे होता है। तो आइलेट के अकॉर्डिंगली आइलेट हम लोग यूज करते हैं ना, तो आइलेट में इन्वर्स सबसे पहले है, तो है नहीं इसमें अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, लॉगरिथम ट्रिगोन से पहले आता है, तो लॉगरिथम को u मान लो, ठीक है, और इसको v। तो हम लोग जानते हैं कि uv dx का इंटीग्रल आइलेट के अकॉर्डिंगली बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, uv dx माइनस और du बाई dx v dx ओवर ऑल dx। ये तो आपका i क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू क्या हो गया, u। तो u इसको माने हैं log sin x इंटीग्रल ऑफ v cos 2x dx माइनस du बाई dx, इसका इंटीग्रेशन। तो log sin x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x और sin का फिर cos x, क्लियर। और फिर ये वाला पूरा लिखना है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x और बाई 2 dx। डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि बहुत सा प्रैक्टिस इस पे हम लोग प्रॉब्लम बनाए थे, ठीक है। तो इसका इस तरह से है। अब देखिए इस कैसे और आगे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। log sin x इंटू cos 2x का साइन 2x अपॉन 2, तो 2 यहाँ माइनस। अब ये देखो 1/2 कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, cos x sin x इंटू इसका क्या फार्मूला है, 2 sin x इंटू cos x dx। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो आपका इंटीग्रल जो निकालना रह गया वो बेहद ही आसान है। log sin x इंटू sin 2x अपॉन 2 माइनस cos और ये cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो और i इज इक्वल टू log sin x इंटू साइन 2x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x को लीनियर में लिखेंगे, तो cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंगली i इज इक्वल टू, अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, जस्ट लिखा हुआ sin 2x बाई 2 माइनस, और देखो ये 1/2 अलग अलग इंटीग्रल कर दो, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा dx माइनस 1/2 और cos 2x dx, ये और 1/2 तो दोनों में है ना, ये इस तरह से। तो और i इज इक्वल टू log sin x इंटू साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2x माइनस और 1/2 इंटू cos 2x का साइन 2x बाई 2, ठीक है। इसमें सी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको तो डेफिनिट इंटीग्रेट करना है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है। तो ये हो गया, जस्ट इसको आप ऐसे लिख सकते हो log sin x और इंटू साइन 2x माइनस साइन 2x अपॉन 2 सब में है LCM, तो 2 यहाँ ये 4 है, ठीक है। तो ये 2 अगर लोगे तो यहाँ पे ये अगर 2 ले लिए तो एक और 2 हो जाएगा, तो 4 कॉमन लेना होगा, छोड़ दो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ये 2 और ये 4 इस तरह से। तो आपको निकालना क्या था, ये निकालना है π/4 π/2 लो अपर लिमिट cos 2x log sin x dx, ये सोल्व करना है।
तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आया, जो आया ये लिख दो, log sin x इंटू साइन 2x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक है। ठीक है, तो अपर लिमिट पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो साइन पाई बचेगा। तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, किसी कोई भी पाई, मेरा पाई, तेरा पाई, किसी का भी पाई, ठीक है, 0। तो कोई भी 2 पाई हो, 3 पाई हो, कोई कुछ भी, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कोई भी पाई 0 होता है वैल्यू। पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो साइन पाई का वैल्यू 0। तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पाई बाई 4 हो गया, क्योंकि पाई बाई 2 और यहाँ फिर ये 0 बना देगा। ठीक है, तो आपका पहला जो अपर लिमिट के अकॉर्डिंगली इतना वैल्यू आया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये पाई बाई 4 हो गया, फिर एक 0 हो जाएगा। यहाँ ऐसे करके लिख सकते हो समझने के लिए। फिर पाई बाई 4 दो, तो साइन पाई बाई 4 यहाँ, और यहाँ साइन पाई बाई 4, तो पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, और साइन पाई बाई 4 हो गया, लॉग साइन पाई बाई 4, लॉग साइन पाई बाई 4, लॉग साइन एक्स है ना, तो पाई बाई 4 और बाई 2, पाई बाई 4 दिए, क्योंकि यहाँ पाई बाई 4 दोगे तो पाई बाई 2 तो 1 हो गया, तो इसको ऐसे ही लिख दिए। और पाई बाई 8, क्लियर, माइनस और 2x, तो ये 1 हो जाएगा 1/4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 पाई बाई 2 1/4, ये इस तरह से, क्लियर। इज इक्वल टू ये माइनस पाई बाई 4 माइनस ये 1/2 लॉग साइन पाई बाई 4 1/√2 1/√2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 8 यहाँ पे, और प्लस 1/4, क्लियर। इज इक्वल टू पाई बाई प्लस पाई बाई 8 और माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 8 होगा ये, और माइनस हाफ, और लॉग 1/√2 को आप लॉग हाफ और लॉग 2 भी तो लिख सकते हैं, लॉग m/n पे, या √2 का पावर -1 ऐसे करके लॉग का प्रॉपर्टीज लगा के इसको। तो ये और ये हो गया प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस वाला पहले लिख दो, तो 1/4 log 2 ये हो गया, माइनस पाई अपॉन 8 माइनस ये हो गया और ये हो गया प्लस 1/4, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सब टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे, है ना। कुछ और सब्स्टिट्यूशंस वाला प्रॉब्लम भी देखते हैं, इसको कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 6, इवैल्यूएट 0 to π/4, यहाँ ले लो साइन 2x और ये cos to the power 4x प्लस साइन to the power 4x dx। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबका एंगल सेम होना चाहिए। तो साइन 2x को आप ऐसे लिख सकते हो 0 to π/4 2 sin x इंटू कॉस x और cos to the power 4x प्लस sin to the power 4x dx। और इसका जो मेथड हम बताए थे कि डिवाइड कर दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos to the power 4x से, tan और sec में लेके आ जाइए। तो डिवाइडिंग numerator and denominator by cos to the power 4x we get, तो I is equal to 0 to π/4
और 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई कॉस 4x और यहाँ पे cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x बाई cos टू द पावर 4x dx। ये इस तरह से अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, कोई ये नहीं है इंटीग्रल से, ये एक कैंसल हो जाएगा, 3 आएगा, है ना। तो एक कॉस इसको दे दो तो साइन बाई कॉस टैन, नीचे कॉस स्क्वायर बच गया क्योंकि एक कॉस इसके साथ, ठीक है। तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। इसको 1 और यहाँ टैन। देखो अब इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए। अब ये सब्स्टिट्यूशन से बने, अब यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूशन से अब इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे। तो अब यहाँ क्या पुट कीजिएगा जिसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो tan स्क्वायर अगर हम पुट करते हैं tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव दिए हुए है, ठीक है। तो आप पुट कर दो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, तो इसका dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स 2 tan x और फिर tan का सेक स्क्वायर x। क्लियर। तो dt becomes, this implies that dt is equal to 2 tan x into sec स्क्वायर x dx। अब देखो हमारा जो फंक्शन आएगा t में, t वेरिएबल नया सब्स्टिट्यूशंस लिए हैं, तो x ये वेरिएंस जो है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट ये x का है। तो अब हमको t का क्या होगा वैल्यू, लोअर और अपर लिमिट, तो वो निकालना है। तो व्हेन, देखिए कैसे निकालेंगे सब्स्टिट्यूशंस में, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू जब 0 है तो t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर x के जगह 0, तो ये 0। व्हेन अपर लिमिट x बराबर क्या है, पाई बाई 4, तो t इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4, ये विच इज इक्वल टू 1, है ना। तो नाउ इंटीग्रल बिकम्स, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 tan x सेक स्क्वायर डी एक्स, ऊपर वाला सब dt हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 प्लस tan 4 है, tan स्क्वायर बराबर t, तो ये tan टू द पावर 4 t स्क्वायर हो गया। अब 0 से पाई बाई 4, तो जब 0x था तो t 0 हुआ, जब पाई बाई 4 था तो t कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो लिमिट कैसे, देखो t के रूप में कैसे लिमिट चेंज हो गया। तो i इज इक्वल टू, अब ये तो फॉर्मूला ही है, तो ये dt 1 प्लस टी स्क्वायर, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला tan इनवर्स t बाई ए, तो ये तो 1 है, यहाँ पे t हो गया, और इसका इंटीग्रेशन 1 से 0, ठीक है। तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स, और 1 मतलब यहाँ, और tan इनवर्स 0, t के जगह 1 और t के जगह 0। तो इस तरह से i इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 0, तो ये पाई बाई 4 आंसर हो गया। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस में कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, मेथड देखिए, ये लिमिट की अगर बात नहीं की जाए तो ये इंडेफिनिट में इस टाइप का जो था इसको हटा दो ऊपर वाला को, तो ये सब ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब रह गया बात कि जब डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम रहेगा, फंक्शन तो इस टाइप का फंक्शन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ देख लीजिए इस तरह से कि ये चेंज करके ये, अदरवाइज दूसरा और इसका मेथड है कि आप लिमिट लेके मत चलो, ठीक है, डेफिनिट मत बनाओ शुरू में, इनडेफिनिट का प्रॉब्लम बना के सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है, जो इससे पहले पार्ट्स में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला प्रॉब्लम बनाए थे। तो पहले उसका सॉल्यूशन निकाल के लास्ट में फिर वैल्यू पुट कर दो, है ना। दोनों तरीका है, आप बना सकते हैं। तो ये कॉपी कर लीजिए
और आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए।